हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। पिछले टर्न पर हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ इलस्ट्रेशंस भी की थी और साथ साथ होमवर्क भी दिया था। तो हमेशा की तरह सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन करते हैं। तो पहले होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो होमवर्क दिया था दैट वाज एक्सरसाइज 5 एंड एक्सरसाइज 2 में होमवर्क दिया था। तो पहले एक्सरसाइज 5 और 2। तो एक्सरसाइज 2 में जो दिया था वो देखना पड़ेगा। इन एक्सरसाइज 2 I gave you 6, 7, 8 and 12. 6, 7, 8 and 12. तो 6 देखें एक बार। तो 6 एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2 में दिया था एक तो 6 हो गया होगा। 6 तो बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम हमने क्लास में भी किया था, सेम टू सेम, मतलब लगभग ऐसा ही। सेम टू सेम तो नहीं कहूँगा, आइडेंटिकल तो नहीं, लेकिन सिमिलर। तो 6 हो गया होगा। 7 भी हो गया होगा। 7 में बस आप सिर्फ ये देखें कि आपके पास है f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और इक्वल टू एक्स, और f फंक्शन है R2R। तो आपको नीचे प्रूव करना है कि f ऑफ एफ एक्स। तो पहले तो आपको एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को t रख लें और दोनों साइड कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दें। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 2x। तो ऊपर आएगा 1 प्लस टी और नीचे आएगा 1 माइनस टी। सो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। सो देयरफॉर दिस फंक्शन नाउ बिकम्स f ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। सो दैट इज द फंक्शन। यानी आप कह सकते हैं इन जनरल फंक्शन बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब जैसे पहला पार्ट है प्रूव करना है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ बिग डील नाउ। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 भी हो गया होगा। 8 का बी पार्ट देख लें। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। 8 के बी पार्ट में एफ एक्स है मैक्स ऑफ एक्स कॉमा 1 बाई एक्स। इट इज मैक्स ऑफ एक्स कॉमा 1 बाय एक्स। तो आप समझ सकते हैं मैक्स में अगर x 1 से बड़ा हुआ और यहाँ x ग्रेटर दैन 0 भी लिखा है साथ में, तो अगर x 1 से बड़ा हुआ तो आपके पास आंसर आएगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। और अगर x 1 और 0 के बीच में हुआ तो आप जानते हैं 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो वो डेसिमल में होता है। जब उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आंसर 1 से भी बड़ा आता है। 0.5 का रेसिप्रोकल 2 होता है। तो इसमें जो बड़ा नंबर आएगा वो आएगा 1 बाई एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ 1 बाई एक्स जो है दैट विल बी नथिंग बट मैक्स ऑफ अगेन 1 बाई एक्स कॉमा एक्स। तो आप खुद देखें कि अगर x 0 से x 1 से बड़ा है तो अभी भी x आएगा, और x अगर 0 और 1 के बीच में है तो आंसर 1 बाय एक्स आएगा। सो दिस इज इट। तो अगर हम यहाँ पर अब आगे लिखा है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, और अगर x 0 से 1 के बीच में है तो इट बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दैट इज इट। अब पूछा वहाँ पर है हमसे डिफाइन दिस फंक्शन। तो वी हैव डिफाइंड दिस फंक्शन नाउ। तो हमने डिफाइन कर दिया भाई। तो अब हमें इसमें सिर्फ डिफाइन ही नहीं करना है, हमें इसका ग्राफ ही बनाना है। तो उम्मीद है आपने इसका ग्राफ बनाया होगा। तो देखें इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी 0 पर ये जाएगा इन्फिनिटी और 1 पर इट विल टेक द वैल्यू 1, एंड फिर यहाँ से दिस इज द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। So that is the kind of graph that you will get for this. तो ये हो गया। इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट इज
6, 7 हो गया, 8 हो गया, 6, 7, 8 एंड 12 भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, लेट अस सी 12 में पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लास में किया है, बिल्कुल ऐसा ही, 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई इज इक्वल टू शायद 1 था, ऐसा कोई प्रॉब्लम हमने किया था क्लास में। फिर इसका बी पार्ट देख लें। तो 12th का बी पार्ट जो है, 12th के फर्स्ट का बी पार्ट सेज, आपको करना क्या है, पहले ये पढ़ लें। राइट एक्सप्लिसिटली द फंक्शंस ऑफ वाई डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आपके पास है x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 2y। तो दो केस लेंगे आप। केस 1, अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x। तो डेफिनेट सी बात है x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y और x इक्वल है यहाँ पर। केस 2, अगर y लेस देन 0 हो सो इट विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू x बाय 3, और डेफिनेटली यहाँ x लेस देन 0 हो जाएगा। तो अगर मैं y को डिफाइन करूँ एक्सप्लिसिटली, तो दिस विल बी इक्वल टू x and x by 3. This will be when x is greater than equal to 0 and when x is less than 0. डोमेन तो पूरा आर हो ही जाएगी इस केस में। और फिर जो अगला प्रॉब्लम है, जैसे सेकेंड 12th का सेकेंड पार्ट, वहाँ आपको दे रखा है f द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to 1, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ f ऑफ साइन x। f ऑफ साइन x का डोमेन बताना है बेटा, तो वो भी देख लो। अगर मुझे f ऑफ साइन x का डोमेन बताना है तो साइन x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो 12th का सेकेंड का ए पार्ट में लिखा है f ऑफ साइन x, और f की जो डोमेन दे रखी है, डोमेन ऑफ f, वो है ओपन 0 से, नहीं क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 1। तो हम जानते हैं कि f का डोमेन 0 से 1 होने का मतलब क्या है कि f के अंदर हम जो भी कुछ रखेंगे वो क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। यानी साइन x कहाँ होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में। अब ये साइन x का ग्राफ बना लेते हैं, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। 0 और 1 के बीच में तो ये वाला हिस्सा आएगा, यानी x आ गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक। दोनों साइड पर क्या जोड़ दें, 2n पाई, तो 2n पाई जोड़ दें, ये सब बताया हुआ है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ गया, 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 पाई। सो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। फिर जैसे अगले वाले में पूछा है रेंज, वहाँ पर आपको अगर मैं एक रेंज की बात कर लूँ, तो जैसे कि 12th के सेकेंड का बी पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट, तो 12th के थर्ड का बी पार्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो वहां दे रखा है f का जो डोमेन है वो है 4 to 7, और जो इसका रेंज है वो है -1 से 9। और आपसे पूछा गया है डोमेन एंड रेंज ऑफ hx इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 7। तो डोमेन तो हम वैसे ही निकाल लेंगे जैसे वहाँ निकाला, x माइनस 7 को 4 और 7 के बीच में रख देंगे, तो x माइनस 7 लाइज बिटवीन 4 एंड 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बिटवीन 11 एंड 14। तो डोमेन ऑफ h विल बी 11 to 14, दैट विल बी द डोमेन। अब बात करें रेंज की, जब x माइनस 7 4 से 7 वेरी करेगा, यानी इसके अंदर जो भी हम चीज़ रख रहे हैं वो 4 से 7 है, और जब वो 4 से 7 वेरी करेगी यानी पूरी डोमेन पर वेरिएशन होगा, और जब पूरी डोमेन पर वेरिएशन होगा तो रेंज क्या आएगी, ऑटोमेटिकली द रेंज विल बी द सेम, दैट इज -1 से 9। अब अगर मान लो यहाँ पर fx माइनस 3 बाय 1/3 भी लिख दे कोई, सपोज, मतलब ऐसा है नहीं क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पर क्या लिख दे, 1/3 लिख दे। अगर हम यहाँ 1/3 लिख देते हैं, इफ आई राइट डाउन 1/3,
तो उस केस में क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगी, -1/3 से 3, क्योंकि अब ये चीज़ वेरी करेगी -1 से 9 और फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो -1/3 से 3 आ जाएगा उस केस में आंसर। तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज 2। अब एक्सरसाइज 5 की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 5। तो एक्सरसाइज 5 थोड़ी ऑन द टफर साइड होती है, थोड़ी सी, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होती, हो गई होगी। तो एक्सरसाइज 5, तो पहले तो ये देख लें कि एक्सरसाइज 5 में हमने होमवर्क में दिया क्या था। तो एक्सरसाइज 5 में होमवर्क में दिया था 8, 9, 10, 16, 8, 9, 10 और 16। पहले तो 8, 9, तो पहले देखें 8, बहुत ही अच्छा सवाल है 8, ट्रू फॉल्स प्रॉब्लम है, मतलब एक तरीके से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है f एक फंक्शन है a to a, f is a function from a to a, f is 1-1 mapping, f is 1-1, then f is onto। तो ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया था जब मैं किसी और जगह पढ़ाता था, तो आई मेड दिस प्रॉब्लम, और डेफिनेटली जो फर्स्ट गो में इसका जो आंसर आता है वो आता है यार ये तो सही होना चाहिए। बिल्कुल ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक फाइनाइट सेट की तरफ से देख रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि a में 1 2 3 है तो उधर भी a में 1 2 3 है। जब फंक्शन 1 1 होगा तो ऑब्वियसली बात है कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप एक फंक्शन ले लें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पर, और f(x) ले लें 2x, तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? हाँ बिल्कुल है। हर एलिमेंट की इमेज अलग आएगी, 1 की इमेज 2, 2 की 4, इन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज मैच नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप fx1 = fx2 रखोगे तो वहां से आ जाएगा x1 = x2। यानी अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप fx1 = fx2 रखोगे, यानी आपने मान लिया दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो आपके पास आ गया 2x1 = 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 = x2 आ गया। इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स कैसे हो गए? सेम हो गए। यानी फंक्शन कैसा है? 1 1 है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी रेंज में जो आएगी, दैट विल बी द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सो ये जो रेंज है ये डेफिनेटली इसकी कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। So this means A is wrong. Then comes B. B is f again from A to A. और अब की बार ये कह रखा है कि f A to A है और f is on to, then f is 1 1। तो फिर से अगर हम फाइनाइट सेट की तरफ से देखें तो ऐसा लगता है कि ये बात तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये बात भी सही नहीं है। बस ये तो जादू है इसमें। वो क्या? आप एक फंक्शन ले लें f(x), f ले लें पहले तो r to r, और f(x) डिफाइन कर लें x - 1, x - 2, x - 3। कैसा पॉलिनोमियल है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं आपसे इसकी रेंज पूछूं, इफ आई आस्क यू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इसकी जो रेंज आएगी वो होगी पूरा r, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। लेकिन आप गौर से देखें f(1), f(2) और f(3) सबके सब 0 हैं, तो ये फंक्शन कैसा है? मैनी 1। तो यानी ये ऑन टू होते हुए भी 1 1 नहीं है। देयरफॉर B इज ऑल्सो रॉन्ग। आई होप ये क्लियर हुआ कि B गलत क्यों है। फिर जो C पार्ट है, लेट f and g be टू फंक्शंस। आज इस पर थोड़ी बात आज कर लेंगे हम, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B, इसका D पार्ट। C पार्ट अभी हम करेंगे आज क्लास में बिल्कुल, तो C पार्ट वी विल डू दिस इन क्लास। तो वी मूव ऑन टू D पार्ट। D पार्ट में लिखा है इफ A कंटेन्स 3 एलिमेंट्स and B contains 2 elements,
द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज 8. दैट इज क्वाइट ईजी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, और यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 1 2. ये सेट ए, ये सेट बी और ये फंक्शन. तो पहले एलिमेंट को मैप करने कितने तरीके, 2. उससे अगले को मैप करने के भी 2 तरीके, उससे अगले को मैप करने के भी 2 तरीके. ये तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फंक्शंस will be equal to 2 to the power 3, that is 8. So it means D is correct. C is also correct, which we will see later on. आज वाले लेक्चर में कवर करना है वो बात. तो हो गया 8, फिर 9 हो गया होगा. बस आपको इक्वेट करना है 8 9 10. अब 10 देख लें. बिल्कुल 10 ने आपको थोड़ा घुमाया ज़रूर होगा. लेट अस सी 10th प्रॉब्लम. In problem number 10, you're given f of n plus 1 is equal to, और f1 हमें 2 दे रखा है, is equal to f of n minus 1 फिर f of n plus 1 for all n belonging to natural number, और f of 1 हमें 2 दे रखा है. तो इसमें कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इसमें कुछ बच्चे 1 पुट करते हैं, फिर f2 निकालते हैं, फिर f3, फिर f4, फिर f5, फिर एक पैटर्न बनता है, वो ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी फाइन. हम भी वैसे ही कुछ करने वाले हैं, तो वो भी बिल्कुल सही है. तो आप इसमें क्या करें, n की जगह पर n plus 1 रख दें. तो जैसे आप n की जगह n plus 1 रखेंगे, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जो शायद आपने किया भी होगा, 1 2 3 रखकर लगातार पैटर्न ऑब्जर्व करते रहें. तो दिस विल बी f of n plus 1 minus 1 upon f of n plus 1 minus 1. f of n plus 1 कितना था, fn minus 1 upon fn plus 1 minus 1 divided by fn minus 1 upon fn plus 1 plus 1. तो जैसे आपने इसे लिखा, तो this becomes add them, तो this becomes 2 fn. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो fn कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा -2 और नीचे बच जाएगा 2fn. तो ये हो गया -1 अपॉन fn. तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई f of n plus 1 n plus 2 क्या है, -1 अपॉन fn है. तो हमें f1 पता है कितना है, 2 है. तो f1 अगर 2 है, व्हाट विल बी f3? f1 is 2. So what will be f3? तो n को 1 रखा, तो f3 will be -1/2. What will be f5? n को 3 रखा, it will be 2. What will be f7? f7 will be 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 plus 2 7 -1/2 and so on. तो आपको एक पैटर्न दिख जाता है कि ये 1, फिर ये 5, ये सब 2 आएंगे, फिर 9. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f1 is equal to f5 is equal to f9 and so on. This is equal to 2. और दूसरी जो चीज़ यहाँ से समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि 3 फिर -1/2, तो f of 3 और फिर f of 7 फिर f of 11, ये सब के सब -1/2 वैल्यू है इनकी. अब एक चीज़ और करें, आपको f2 की वैल्यू भी मिल सकती है. तो मैं यहाँ थोड़ा जगह कम है, f2 कैसे मिलेगा, आप n की जगह 1 रख दें यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो f2 विल बी f1 2 minus 1 1 2 plus 1 1/3. अब जैसे f2 3 हो 1/3 हो, अब इसका फिर यूज़ करें, n को 2 रखें तो आपको यहाँ मिलेगा f of 4. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें ऑड पे तो मिल गया सब, 1 3 5 7 9 सब पर मिल गया वैल्यू क्या होंगी, लेकिन इवन पर आ गया 2 4 6 8. तो 2 पर वैल्यू कैसे निकाली, n को 1 रख दिया, n को 1 रख दिया तो f2 की वैल्यू 1/3 आ गई. अब 4 कैसे करेंगे, इसमें n की जगह 2 रखेंगे, तो f4 is equal to -1 will be -3. f of 6 will be again 1/3. f of 8 will be -3 and so on. तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई आपको, वो क्या, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से. क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि
1/3 ये वैल्यू है F2, F4, F6 सॉरी, F2, F6, F10 की, और -3 वैल्यू है F4, F8, F12 एंड सो ऑन। तो अब आपको f की वैल्यू हर इंटीजर पर, हर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर पर पता चल गई। ठीक है, अब आपको जो वहाँ दे रखा है, आई होप अब आप कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया f of 2015, तो f of 2015 अगर आपसे पूछा जा रहा है, यू बीन आस्क्ड अबाउट f of 2015, तो f of 2015 देखें, 2015 जो आएगा 2015, तो पहले देख लें 2015 किस फॉर्मेट का है। ये कौन से फॉर्मेट में नंबर्स हैं, 4n+1 टाइप के नंबर्स हैं। यानी मैं कह सकता हूं f जनरली f of 4n+1, जहां n 0 से स्टार्ट होगा, या 4n-1 कह लो, जहां n -1 से स्टार्ट हो जाए, 4n 0 + 1 ही सही रहेगा। तो 4n+1, तो दिस विल बी 2। फिर f of अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज 4n-1, दिस इज -½ फिर अगर मैं इन नंबर्स को देखूं 2, 6, 10, तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ, देखिए ये एक AP है, इसका जनरल टर्म क्या होगा, 4n-2, 4n-2 AP है ना, 2, 6, 8, 2, 6, 10 वो देख लेना यार, तो कितना आ जाएगा 4n-2, देख लो वेरीफाई करके, 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 3 रखोगे, हो गया, तो ये 1/3। और f ऑफ 4n प्लस 4n, बस f ऑफ 4n, क्योंकि 4n-1, 4n+1, इस पर वैल्यू क्या आ गई, -3। तो ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब आपको क्या करना है, 2015 है, 2015 को 4 से डिवाइड कर लो। जब आप 4 से डिवाइड करो, एक चीज़ और, 4n-1 को आप 4n+3 भी कह सकते हैं। 4n-1 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 4n+3, 4n-2 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 4n+2। तो ये 4n+1, ये 4n+2, ये 4n+3 और ये 4n। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, 4n-1 को आप 4n+3 भी कह सकते हैं, क्यों, वो भी समझ लो। 4n-1 को लिख सकते हो 4n+3 -4, तो इसको लिख सकते हैं 4n-1+3। अभी इस n-1 की जगह कुछ और कुछ और n रख दो यार, 4n-3, तो 4n-1 4n+3 के बराबर होता है। बस में 4n+3 में काउंटिंग कहाँ से शुरू हो जाएगी, 0 से। यहाँ काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, n की 1 से। तो आप 4n-1 लिखो या 4n+3 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। 4n-2 लिखो या 4n+2 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। अब बस क्या करना है, 2015 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड क्या करेंगे, तो आपको पता है 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में बचेगा 3। तो किस फॉर्मेट का है, 4n+3 फॉर्मेट का है, यानी आंसर कितना आएगा, -½ तो वहां देखो f ऑफ 2015 -½ ए आंसर सही हो गया, डोंकी गलत हो गया। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ कैसे करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने बताया इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा कितना, 3। कैसे पता चला, बिना डिवाइड करते ही पता चल गया। असल में क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप क्या करो, लास्ट की 2 डिजिट 15 उठाओ, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, रिमाइंडर क्या बचा, 3, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, खत्म। इसी तरह 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो आप सम ऑफ डिजिट्स लेकर 9 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास रिमाइंडर बच जाता है। समझ में आया क्या, जैसे 19 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, और वैसे देख 9 + 1 10, 10 को डिवाइड कर, 1 बच गया, खत्म होगा। तो इस तरह से पता चल जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, ठीक। तो आप ये 10th हो गया, सो दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 10 हो गया। उसके बाद जो दिया था, 1 मिनट देखना पड़ेगा, 8, 9, 10, 16, 19, 16 और 19 भी दिया था, 16 एंड 19। 16 देख लें, थोड़ा अच्छा सवाल है।
16 में रखा है 2 to the power mod x प्लस mod y प्लस 2 to the power mod x माइनस mod y इज इक्वल टू 2। हमें इसकी डोमेन रेंज वगैरह में कुछ कमेंट वमेंट करना है, तो ठीक है, आप क्या करें 2 की पावर mod x प्लस mod y प्लस 2 की पावर mod x माइनस mod y बाई 2 am, वो 2/2 अर्थात 1। दिस विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 2 mod x आ जाएगा, और यानी ये हो गया 2 की पावर mod x। तो हमने क्या देखा कि 2 की पावर mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए इसको 2 के इक्वल होने के लिए, बट आप जानते हैं ये वैल्यू थी 0 से इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू होगी 1 से इन्फिनिटी। दिस बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, यानी ये 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब एक ही संभावना है कि भैया mod x क्या होना चाहिए 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। क्योंकि आप समझ गए ना, ये वाली साइड हमेशा 2 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, और ये साइड 1 है, तो ये दोनों कब मिलेंगे, जब दोनों 1 हो जाएंगे। तो वो तो 1 बनाया है, ये 1 कब बनेगा, जब x mod x क्या होगा 0, यानी x क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और जैसे ही आप x को यहाँ 0 रखेंगे तो आपके पास आएगा 2 mod y प्लस, क्योंकि x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है क्या 0, तो जैसे ही आप x को वहाँ 0 रखोगे 2 माइनस mod y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं ये नंबर यूज का रेसिप्रोकल 2, तो 2 की पावर mod y इक्वल टू 1, तो यहाँ से y भी क्या आ गया 0। इसका मतलब इस फंक्शन, ये एक पॉइंट फंक्शन है, ये सिर्फ एक पॉइंट पर डिफाइंड है, और वो पॉइंट क्या है f ऑफ 0 इक्वल टू 0 बस। यानी अगर आपको कोई का इसका ग्राफ बना दो, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, ये बनाया और फिर नज़र न लगे काला टीका है, अब पीला टीका लगा दिया हमने, तो लगा दें। अब पढ़ के देखें, डोमेन इज सिंगलटन सत्यवचन, रेंज इज सिंगलटन सत्यवचन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इंटरसेक्ट्स y इक्वल टू x। गजब, मतलब ये y इक्वल टू x लाइन है भाई, इंटरसेक्ट करेगी, तो C भी सही हो गया, तो आंसर हो गया ABC। D गलत है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, नहीं इसकी मैक्सिमम भी 0 है और मिनिमम भी 0 है। तो ये हो गया 16 हो गया। उसके बाद 18 भी दिया था क्या, 16 के बाद था 19, 16 के बाद 19 तो हो गया, वो ये बता नहीं रहा हूँ मैं, कर लिया हुआ तुमने। फिर 20 और से लेकर 22, लेट अस डू दिस ऑल्सो। तो 20 से 22, वहाँ पर आपको fx दे रखा है x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई ax, a नॉट इक्वल टू 0, और gx is given to be 3 sec x and hx is given to be x plus 3 upon x minus 4. Range of fx and gx are equal set, then a is equal to range of fx and gx are equal set। तो भैया पहले तो रेंज ऑफ g बता दो आप। तो देखो रेंज ऑफ g जो आएगी दैट विल बी -3 से -∞ से -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं fx की, तो गौर से देखो, इट इज 1/a x प्लस 1 अपॉन x, ये वैरी करता है -∞ से -1 और -2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो अगर a ग्रेटर दैन 0 हुआ तो इसमें जो रेंज आएगी वो आएगी -∞ से -2/a यूनियन 2/a से इन्फिनिटी। और अगर a नेगेटिव हुआ, यार ये चौक भी बहुत मस्त चौक है, अगर a नेगेटिव हुआ तो उस केस में आपके पास आ जाएगा दिस विल बी -∞ से 2/a, क्योंकि ध्यान रखो 2/a नेगेटिव है, तो यूनियन 2/a से इन्फिनिटी। अब अगर ये रेंज और ये रेंज मैच होती है तो क्या होना चाहिए, -2/a -3 के इक्वल होना चाहिए, या फिर 2/a 3 के इक्वल होना,
3 के इक्वल होना चाहिए, यानी a की वैल्यू या तो आ गई 2/3 या फिर -2/3। तो अगर ये दोनों दे रखी होती तो हम दोनों पे टिक लगाते, वहाँ एक दे रखी है -2/3 तो उस पर टिक लग जाएगा। सो पहला हो गया। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है f इज़ 1 1 इफ f इज़ 1 1, आपको याद होगा कि f 1 1 है, ये दे रखा है, तो f है एक तरीके से 1/a x + 1/x। तो अगर मैं सिर्फ x + 1/x, क्योंकि प्राइमरीली दिस इज द वेरिएबल पार्ट, दिस इज द कांस्टेंट पार्ट, तो f की जो वैल्यू होगी x + 1/x की जो वैल्यू आएगी बस उसको आप a से डिवाइड कर देंगे और कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं इस 1/a फैक्टर से, स्केलिंग फैक्टर है बेसिकली ये। तो यहाँ पर इस केस में x + 1/x लिखा है, तो x + 1/x आपको ग्राफ याद होगा, क्लास में बताया भी था, शुरुआत में ही बता दिया था। दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट दिस फंक्शन हैज। माइंड यू दिस इज द ग्राफ ऑफ x + 1/x, ये है 1, तो 1 के बाद ये फंक्शन कैसा है 1 1, तो यानी f कैसा होगा 1 1 होगा अगर x 1 से बड़ा है। और कोई ऑप्शन भी है बिल्कुल, इट विल बी 1 1 इफ x इज लेस देन -1, तब भी ये 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है 0 से इन्फिनिटी में 1 1 है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मुंडी आ जाती है बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट जाएगी। -∞ से 0 नहीं, 1 से इन्फिनिटी बिल्कुल, कैलकाटा वुड बी द आंसर। फिर आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फॉल्स, hx इज 1 1, hx इज 1 1, ये तो सही है क्योंकि hx क्या है लीनियर अपॉन लीनियर, और क्लास में बताया था लीनियर अपॉन लीनियर हमेशा मोनोटॉनिक होते हैं, इसलिए 1 1 होगा, सत्य वचन है। fx इज 1 1 इफ x इज ग्रेटर देन 10, अगर x 1 से बड़ा है तभी ये 1 1 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 10 होगा तब भी 1 1 होगा, तो b भी सही है। c है gx इज मेनी 1 इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2 एंड π/2 to 3, gx की बात कर रहा है। gx के लिए अगर मैं sec x का ग्राफ देखूं, आपको आप देखो sec x का ग्राफ, द ग्राफ ऑफ sec x लुक्स लाइक दिस इज 0 एंड दिस इज π/2 and then from π/2 to π, तो 3 तो इसके पहले ही आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन मेनी 1 है? नहीं, ये फंक्शन कैसा है 1 1, इसका मतलब यहाँ जो अगला पार्ट हमें दिया है दैट इज पार्ट सी डी, सी इज रॉन्ग, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, वैसे तो अब जैसे ये सिंगल कैरेक्टर तो सी हो गया तो मुझे डी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी खातिर the value of k for which fx equal to k has exactly one solution, तो exactly one solution is k equal to 2। देखो exactly one solution तब आएगा अगर ये 1 है, 1 पर वैसे वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी इसकी, तो वैसे fx की वैल्यू हो जाएगी 2/a, तो y is equal to 2/a, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी y is equal to -2/a, assuming a to be positive। तो आपके पास 2/a, अगर मुझे एक ही सॉल्यूशन चाहिए तो जो k होना चाहिए वो 2/a या फिर -2/a के इक्वल होना चाहिए, तो k इक्वल टू 2/a और -2/a। तो अगर मैं a को 1 रख दूं तो k की वैल्यू 2 या फिर -2, दोनों पर कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे 1, यानी कि ये संभव है कि जब k 2 हो जाए या -2 हो जाए तब आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाए कॉरस्पॉन्डिंग टू a इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। तो ये हो गया पूरा डिस्कशन आज का। आगे बढ़ेंगे अब कंपोजिट फंक्शन को लेकर। तो लास्ट टर्न पर हमने कंपोजिट फंक्शन के कुछ इलस्ट्रेशंस किए थे। तो ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लें आप चाहें तो, या फिर सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएं।
एक क्वेश्चन और देख लें. लेट f1x equal to x, f2x equal to 1 minus x, f3x is equal to 1 by x, f4x is equal to 1 upon 1 minus x, f5x is equal to x upon 1 minus x, f6x is equal to x minus 1 upon x. तो आपको ये 6 फंक्शंस दे रखे हैं. सपोज f6 of fmx is equal to f4x. ये f4x के इक्वल है. एंड fn of f4x is equal to f3x. You have to find m and n. तो ये छोटा सा प्रॉब्लम छोटा सा ही है, छोटा सा. तो चलो देखें क्या है प्रॉब्लम. लिखने में वो ज़्यादा ही लेंदी है, लेकिन करने में मुझे लगता नहीं ज़्यादा है कुछ. तो लेट अस सॉल्व इट. f6 ऑफ fmx, f6 ये रहा, तो ये बन जाएगा fm ऑफ x माइनस 1 अपॉन fmx, एंड दिस इज इक्वल टू f4 ऑफ x. व्हाट इज f4? f4 इज 1 अपॉन 1 माइनस x. ये आ जाएगा. दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, आसान तरीका, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. तो जब दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस 1 अपॉन एफ एक्स और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1. तो जब माइनस 1 करेंगे इट विल बी x अपॉन 1 माइनस एक्स. तो ये एफ एम एक्स आ गया यहाँ पर. तो यहाँ से एफ एम एक्स की वैल्यू हो गई 1x माइनस 1 अपॉन एक्स, और x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर हुई तो ये तो f6 ऑफ x हो गया. तो दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू कितनी हो गई? 6. तो m कम्स आउट टू बी 6. ठीक है. फिर उसके बाद हमें से अगला प्रॉब्लम एक और भी देखना है. अगला हमें क्या फाइंड करना था यार? वी हैव टू फाइंड fn ऑल्सो. तो fn, अरे मैं fn भी फाइंड करना है, तो fn भी फाइंड कर लेते हैं. दैट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. अगेन जगह नहीं बची बस, और क्वेश्चन तो पूरा चाहिए. तो fn ऑफ x ऑफ f4, तो fn ऑफ f4 कहाँ गया? ये रहा. 1 अपॉन 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू f3 ऑफ x विच इज़ 1 अपॉन x. आज भी हमने ऐसा कुछ किया. 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को क्या रख लेंगे? t. तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी. तो x इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाई टी. तो आप जैसे ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो दिस इम्प्लाइज यू गेट f ऑफ t इज इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस टी. ये हो जाएगा. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो जैसे आपके पास t अपॉन 1 माइनस टी आया, t अपॉन 1 माइनस टी, तो दिस इज 5. तो fn x is equal to x upon 1 minus x. So this implies n is equal to 5. तो n की वैल्यू 5 हो गई. तो m 6 हो गया और n 5 हो गया. So that is it. तो ये हुआ. ठीक है. आगे देखते हैं. तो m6 आ गया, n5 आ गया. ठीक. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. तो लेट मी रब दिस ऑफ. ये हटा देता हूँ यहाँ से मैं. Next problem that we would like to see is
gx, if gx equal to 2x plus 1 and hx is 4x plus 7, 4x square plus 4x plus 7, find function f such that, find a function f such that, find a function f such that f composite g is equal to h। तो आपको एक फंक्शन कोई बताना है जिस पर f composite g h आ जाए। तो आप पहले देखें f ऑफ, अगर दो फंक्शन इक्वल हैं तो हर इनपुट पर उनका आउटपुट सेम आता है। सो दिस इम्प्लाइज fog of x should be equal to h of x, तो f of gx should be equal to h of x। तो ये हो गया f of 2x plus 1 is equal to, इधर आ जाएगा 4x square plus 4x plus 7। तो f of 2x plus 1 इसके इक्वल है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो f of 2x plus 1, तो यहाँ से f of t इज इक्वल टू क्या आ गया, t स्क्वायर प्लस 6। तो फंक्शन क्या बन गया, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और अच्छा प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से आज का ये लास्ट प्रॉब्लम होगा, एंड दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। लेट f a to b and g b to c, and g is from b to c, b functions, and gof a to c, then which of the following is true? Then which of the following statements, which of the following statements is या are true? तो पहला जो स्टेटमेंट है ए, स्टेटमेंट ए कहता है, स्टेटमेंट ए says if gof is 1 1, if gof is 1 1, then f and g are both 1 1, then f and g are both 1 1। स्टेटमेंट बी कहता है if gof is 1 1, then f is 1 1, if gof is 1 1, then f is 1 1। और सी कहता है if gof is bijection, then f is 1 1, and g is on 2। and the D option says if f and g are both 1 1, then gof is 1 1. If f and g are both 1 1, then gof is 1 1.
तो चलिए देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखिए, एक चीज समझें कि अगर मुझे कोई स्टेटमेंट प्रूव करना है सही है तो आई हैव टू प्रूव इट, बट इफ आई हैव टू डिसअप्रूव इट, दैट इज आई हैव टू प्रूव दैट इट इज रॉन्ग, देन ओनली वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ। यानी आप बस एक काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए, उससे वो गलत हो जाएगा। जैसे कोई कहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सही है वैसे तो, अगर कोई कैसे गलत प्रूफ करना है तो गलत प्रूफ करना है तो क्या, एक जगह दिखा दो, देखो यार यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल हो रहा है, तो खत्म, लोग अगले दिन से उसे मानना खत्म कर देंगे, लॉ नहीं रहेगा वो। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर मुझे फर्स्ट पॉइंट सही लगता है या गलत लगता है तो मुझे काउंटर एग्जाम्पल लाना पड़ेगा, और सही लगता है तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ जो ए पार्ट है, अब यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो इसका ए पार्ट है, गॉफ इज 1 1 देन एफ एंड जी आर बोथ 1 1। तो देखो एक तस्वीर बनाते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ से यहाँ कौन है, एफ है, यहाँ से यहाँ कौन है, जी है, और गॉफ यहाँ से यहाँ होगा। तो कह रहा है गॉफ कैसा है, 1 1 है। गॉफ 1 1 है तो आपको ये पता लगाना है क्या एफ और जी दोनों 1 1 होंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट रख लिए, ये। तो आपको पता है कि रेंज ऑफ एफ कोडोमेन का सबसेट होनी चाहिए, तो ये आ गया। और फिर यहाँ चलो, तो ये यहाँ मैपिंग हुआ, इसका मैपिंग यहाँ हुआ, इसका मैपिंग यहाँ हुआ, और इसका मैपिंग यहाँ हुआ। तो देखें आप इस एग्जाम्पल में गॉफ 1 1 है कि नहीं है, गॉफ इज 1 1। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, ये जो एलिमेंट है वो यहाँ मैप हुआ, ये जो एलिमेंट है वो यहाँ, और ये एलिमेंट यहाँ मैप हुआ। यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेज गॉफ में मैच नहीं कर रही, लेकिन बट जी इज मैनी वन। जी कैसा है, गौर से देखें, मैनी वन है। जैसे ये मैनी वन हो, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि उसने लिखा है एफ एन जी बोथ 1 1, तो ये तो गलत है। अब बी पर आते हैं। बी हमारा अब दिल ये कहता है पहला एग्जाम्पल देखने के बाद कि यार बी सही होना चाहिए, क्योंकि गॉफ 1 1 है तो एफ भी 1 1 होना चाहिए। सो मान लेते हैं लेट एफ नॉट बी 1 1। हमें क्या देखना है कि गॉफ 1 1 है तो एफ भी 1 1 होना चाहिए। मान लेते हैं एफ 1 1 नहीं है, इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x1, x2 belonging to A, x1 not equal to x2 such that f of x1 not equal to x2 and fx1 equal to fx2। सही बात है, मैनी वन का मतलब यही तो है, 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या, दो अलग अलग एलिमेंट्स पर आउटपुट सेम आ रहा होगा, तो f of x1 इक्वल टू f of x2। तो g of fx1, g में सेम समान डालोगे तो बाहर जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा, तो g of fx1 इज इक्वल टू g of fx2। इसका मतलब हो गया गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू गॉफ ऑफ x2। इसका मतलब गॉफ इज मैनी वन, गॉफ इज नॉट 1 1। तो इसका मतलब भैया अगर f 1 1 नहीं हुआ तो गॉफ भी 1 1 नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर गॉफ 1 1 है तो f को 1 1 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 1 1 नहीं हुआ तो इसका 1 1 पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर बी इज करेक्ट, देयरफॉर गॉफ इज 1 1 एंड f इज 1 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब ये पार्ट हटा रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, नोट कर ही रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। अब सी है G इज अ बाइजेक्शन देन F इज 1 1। तो सी पार्ट देखें, तो यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं सी पार्ट के लिए। G क्या है, बाइजेक्शन, गॉफ इज अ बाइजेक्शन, सॉरी यहाँ गॉफ लिखा है, ये भावना में बहकर मैं G लिख गया। इफ गॉफ इज अ बाइजेक्शन देन F इज 1 1 एंड G इज ऑन 2। गॉफ इज अ बाइजेक्शन, अगर गॉफ बाइजेक्शन है तो उसका मतलब गॉफ 1 1 होगा,
और अगर गॉफ 1 1 है फ्रॉम बी में हमने क्या देखा, इम्प्लाइज f इज 1 1। तो यार हम ये तो कह सकते हैं कि इसका हाफ पार्ट तो सही हो गया। हाफ पार्ट क्या सही हो गया कि f कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, पार्ट तो सही हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि g ऑन टू है कि नहीं है, वो देखना पड़ेगा। तो आप देखें रेंज ऑफ गॉफ हमेशा सबसेट ऑफ रेंज ऑफ g होती है, ये बताया था जब हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा। और रेंज ऑफ g जो होगी वो c का सबसेट होगी, और रेंज ऑफ गॉफ तो c है। क्यों? क्योंकि गॉफ ऑन टू है, ठीक, गॉफ इज ऑन टू। तो अगर मैं आपसे जैसे ये कह दूं कि ये बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया, तो यहां से हम सीधा सीधा कह सकते हैं दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ g इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज g इज ऑन टू। क्योंकि रेंज ऑफ गॉफ रेंज ऑफ g के अंदर है, और रेंज ऑफ g खुद c के अंदर है, लेकिन गॉफ तो c के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, और ये रेंज ऑफ c के भी इक्वल होने चाहिए। ये कुछ ऐसा ही है, जैसे ऐसे समझ लो एनालोगसली। अगर मैं कहूँ x इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 3, और x अगर 3 हो जाए, इफ x बिकम्स 3, उसका मतलब क्या हुआ, y क्या हो गया 3 से 3 के बीच में, तो y को भी क्या होना पड़ेगा 3। वही बात यहाँ, ये इससे कम है और ये इससे कम है, लेकिन ये c हो गया, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा c होना पड़ेगा। बिल्कुल वही बात। आई होप ये क्लियर हो गया एनालॉजी से। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब डी ऑप्शन पर आते हैं, डोंकी ऑप्शन। लेट अस कम डाउन टू डी ऑप्शन। इन ऑप्शन डी वी हैव f and g are both 1 1, then gof is 1 1. f and g are both 1 1, so let x1 comma x2 belong to A such that x1 not equal to x2. This implies f of x1 will not be equal to f of x2. क्यों? f कैसा है 1 1 है, तो f 1 1 है तो f of x1 और f of x2 1 1, f of x1 और f of x2 भी बराबर नहीं होंगे। अब fx1 और fx2 कहाँ हैं? b में। वो किस सेट में होंगे? b में होंगे। और g b से c कैसा है? 1 1। नाउ g is 1 1, so this implies g of fx1 will not be equal to g of fx2, क्योंकि 1 1 फंक्शन की खासियत क्या होती है कि अलग अलग एलिमेंट्स पर इमेज अलग अलग आता है। तो अगर x1 x2 बराबर नहीं तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होंगी। सो दिस इंप्लाइज गॉफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ x2। इसका मतलब x1 और x2 पर गॉफ भी सेम वैल्यू नहीं देता अगर x1 x2 डिफरेंट है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स पर आउटपुट्स डिफरेंट आएंगे ही, सेम नहीं आएंगे। इसका मतलब डी भी सही है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड डी फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये खत्म हुआ। अच्छा प्रॉब्लम था, समझने लायक था। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा दैट वाज कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जो यूनिफॉर्मली डिफाइंड थे, एक ही डेफिनेशन से पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड थे, लेकिन फंक्शंस हमेशा यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं होते हैं। दे आर समटाइम्स पीस वाइज डिफाइंड। पीस वाइज डिफाइंड मीन्स के एक इंटरवल में x 0 से 1 में f(x) इज इक्वल टू x, और 1 से लेकर इन्फिनिटी में इट इज इक्वल टू 1/x। तो ऐसी डेफिनेशन भी हो सकती है। ऐसा फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। तो हमें कॉम्पोजिशन भी करना है, कॉम्पोजिशन सीखना भी है, किसका? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस का। So in the next turn we will be learning about the composition of piecewise defined functions, that is or non-uniformly defined functions you can say. So वो अगला आर्टिकल होगा जो हम पढ़ेंगे अगली बार। तो इस बार के लिए जो होमवर्क है आपका, द होमवर्क वुड बी, अब देखते हैं यार होमवर्क क्या दे सकते हैं आज आपको। तो लेट अस सी द होमवर्क फर्स्ट।
एक मिनट, तो पहले एक्सरसाइज 1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 में आप क्या क्या कर सकते हैं पहले वो देखते हैं। अगली बार जो हमारा मकसद रहेगा वो डिस्कशन कम और थोड़ा थ्योरी ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 में आप कर सकते हैं you can do 45, 44, 45, then you can do 41, then 40 भी कर सकते हैं, 40, 39, we're moving this way, और फिर 38, 37 हम कर चुके, 36 हम कर चुके, 35 भी कर चुके, आप 34 भी कर लें, अच्छा प्रॉब्लम है। फिर 33 कर लें, फिर 27 और 26, 27, बस इतना कर लें, इतना बहुत है। बाकी हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुके हैं एक्सरसाइज 1 में। तो ये करने के बाद आप समझेंगे ना, एक्सरसाइज 1 90 to 95% ख़त्म हो जाएगी, एक्सरसाइज 2 भी 90 to 95% ख़त्म हो चुकी है, 5 मैं कहूँगा 80 के आसपास ख़त्म हो चुकी है, और 6 भी हम 80 के आसपास ख़त्म कर चुके हैं। तो इस तरह से पूरा डिस्कशन हो चुका है लगभग। चलिए ठीक है, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।